Hi student, see the question number 5. In question 4 क्वेश्चन को ही कह रहा है इसमें. क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 को ही कह रहा है कि पॉइंट C is called a midpoint of the line segment AB. Prove that every line segment has one and only. कह रहा है कि C is midpoint of AB. ठीक है, तो कह रहा है कि C is only the midpoint of the AB. There is no any other point between A and B which is मिड पॉइंट, मतलब सिर्फ सी ही है. तो इसके लिए प्रूफ करने के लिए फॉर टाइम बिंग यू शुड टेक द वन एंड अदर पॉइंट डी विच मे बी मिड पॉइंट हो. मान लेते हैं कि एक दूसरा पॉइंट है जो मिड पॉइंट है. तो देखते हैं क्या हो सकता है. अभी आपने देखा कि ए सी इक्वल टू हाफ ए बी. ठीक है, ए सी इक्वल टू हाफ ए बी आपने देखा. ए सी इक्वल टू हाफ ए बी आपने देखा. ठीक है, अब ए डी इक्वल टू भी हाफ ए बी होगा, क्योंकि डी इज मिड पॉइंट हो गया है आपका. तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सी इक्वल टू आपको ए डी हो गया. ए सी इक्वल टू ए डी हो गया. अब ध्यान से देखो कि ए सी इक्वल टू ए डी कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ए सी इज पार्ट ऑफ द ए डी एंड होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस इज ओनली हैपन व्हेन पॉइंट सी कोइंसाइड ऑफ डी या ए सी कोइंसाइड टू ए डी, ये तभी हो सकता है. तो देयरफॉर दिस इज ओनली वन पॉइंट. इस तरह से हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से इसको करना होगा. इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में. इन फिगर दिस ए सी इक्वल टू बी डी, देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी. इसमें कुछ नहीं करना है. ए सी इक्वल टू बी डी गिवन है. ठीक है, दोनों तरफ आप बी सी को ज्वाइन ऐड कर दो. ए सी प्लस बी सी इक्वल टू बी डी नहीं, माइनस करना होगा. सॉरी, एक मिनट, इसमें माइनस करना होगा तब ना. ए सी में से बी सी माइनस करना होगा. तो गिवन है ए सी इक्वल टू बी डी, तो इसमें से माइनस कर दीजिए. ए सी माइनस बी सी इक्वल टू बी डी माइनस बी सी. तो ए सी माइनस बी सी हो जाएगा ए बी, और बी डी माइनस बी सी हो जाएगा सी डी. और 3 स्टेप में ये प्रूफ हो जाएगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7. वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम कंसिडर एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ. एक्सियम 5 आपने देखा होगा. नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट, मतलब पोस्टुलेट की बात नहीं कर रहा है, ये एक्सियम की बात कर रहा है. तो फिफ्थ एक्सियम क्या है आपको पता है? फिफ्थ एक्सियम क्या है आप देख लो यहाँ से. फिफ्थ एक्सियम क्या है? दिस इज द एक्सियम, नहीं एलिमेंट है ये एक्सियम. फिफ्थ एक्सियम क्या है? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. यही है जिसका इस्तेमाल अभी जस्ट हम लोग ने किया. तो वाई एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ द यूक्लिड एक्सियम कंसीडर एज यूनिवर्सल ट्रूथ. दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ. और ऐसे भी एक्सियम जो होता है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ ही होता है, ओनली मैथमेटिक्स में नहीं, कहीं भी यूज होता है. तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट. मतलब संपूर्ण जो होता है वो छोटे से भाग से हमेशा बड़ा होता है. कोई भी चीज़ें, जैसे आपको कल बताए थे कि बिल्डिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन विंडो, बिल्डिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन, मतलब क्या कहते हैं, ट्री इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्लांट, लेंथ ऑफ ब्रांचेस. ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारा. इस तरह आपका हुआ. क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 में देख लो इसमें क्या कह रहा है कि हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड. ये जी दिया हुआ है आपका, थोड़ा सा जाएंगे ना आप बुक में
आपको कंसेप्ट में दिया हुआ है कि फिफ्थ पोस्टुलेट को आप कैसे इजी वे में लिख सकते हो, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है? फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन ऑन द अनदर टू लाइन, देन in the one side if sum of the interior angle is less than 180, then it must be intersected in back side, in that side। समझ रहे हैं? तो जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई लाइन है और उस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल सम ऑफ द इंटीरियर एंगल अगर वो लेस देन 180 होता है तो ये लाइन मस्ट भी इंटरसेक्टेड कहीं ना कहीं करेगा, और ग्रेटर देन होता है तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। और सम ऑफ द को इंटीरियर अगर 180 हो जाता है तो बोथ लाइन मस्ट बी पैरेलल। तो इसको यही चीज़ है फिफ्थ पोस्टुलेट आपको। अब फिफ्थ पोस्टुलेट ही थोड़ा सा क्रिटिकल है, समझना है उसको, बाकी तो इजी है, उसको आप पढ़ते ही समझ जाएंगे उसको क्या। तो हाउ डू री राइट, इसको आप इस तरह भी री राइट कर सकते हैं कि टू पैरेलल लाइंस कैन नॉट बी इंटरसेक्टेड, या इफ टू लाइंस इंटरसेक्टेड दे डू नॉट मे बी पैरेलल। मतलब ये इस तरह आप लिख सकते हो इजी वे में, और भी इजी वे दिया होगा, देख लें। क्वेश्चन नंबर 2, डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस? एक्सप्लेन। यस, पैरेलल तो अभी बताया कि इफ सम ऑफ द टू को इंटीरियर इज दिस इंटीरियर एंगल इज 180 देन बोथ लाइंस आर पैरेलल। यहीं से तो ये इसका निकलता है पैरेलल लाइन। ठीक है, तो स्टूडेंट इतना हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद पता है इसको थोड़ा सा स्टडी करें पोस्टुलेट के बारे में। यहाँ पे जो दिया हुआ है एक बार रिवाइड करें, अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता हो तो इसको ज़रूर देखें। ये जो हम लोग का है ये देखिए, ये पोस्टुलेट दिया हुआ है, खास करके पोस्टुलेट जो दिया हुआ यहाँ ये, और ये लास्ट पोस्टुलेट है, आप देखिए ये लास्ट, ये फिफ्थ पोस्टुलेट दिस कि इफ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन किसी दो स्ट्रेट लाइन को फॉल करता है, देन द टू स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस इंडेफिनिटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल इज स्ट्रेट लाइन। कह रहे हैं कि अगर इसको हम प्रोड्यूस करते हैं, इन्फिनिटली प्रोड्यूस करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मीट करेगा अगर ये सम ऑफ द दिस एंगल जो है वो लेस देन 180 होता है तो। ठीक है, और सम ऑफ द दिस अगर 180 इक्वल हो जाता है तो ये दोनों लाइन आपका पैरेलल रहता है। यहीं से पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट आता है। और जो एंगल इसमें फॉर्म होता है, कोई इंटीरियर आप पढ़े होंगे, एलाइड एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, उस बात का चीज़ है, लेकिन ये फॉर्मेशन ऑफ द पैरेलल लाइन डिपेंड ऑन द एंगल फॉर्म इन इंटीरियर ऑफ द दिस एंगल। If sum of this angle is 180, then both lines are parallel. If less than of 180, both line indefinite, when you produce indefinitely, then it must be intersected somewhere else. तो ये चीज़ें हैं और इसमें दिया हुआ है। बाकी पोस्टुलेट और बाकी जो एक्सियम है बहुत इजी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो 5 है, पोस्टुलेट 5 है, पोस्टुलेट 5 है, और इसमें ये जो 5 का हम लोग ने इस्तेमाल किया एक्सियम है। ठीक है, तो इसके बाद कल से हम लोग करेंगे एंगल्स, लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स के तैयार रखिएगा, और इसमें होमवर्क में आप इसको कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट करिएगा इसको। जहाँ प्रॉब्लम होगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, उसको पूछ लेना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।